पंचायती राज इंडिया में का मतलब है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम। इसे ग्रास रूट्स लेवल पर डेमोक्रेसी को लेकर आने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था और ये हर स्टेट में उनके लेजिस्लेचर्स द्वारा बनाए गए कानूनों के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया है। इसका मेन पर्पस रूरल डेवलपमेंट को हैंडल करना है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। पंचायती राज का आइडिया धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। जनवरी 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बलवंत राय जी मेहता के अंडर एक कमेटी बनाई थी ताकि 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1953 के नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के वर्किंग को स्टडी किया जा सके और उन्हें इम्प्रूव करने के तरीके सजेस्ट किए जा सकें। नवंबर 1957 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और रेकमेंड किया कि डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की जाए, जिसे लेटर पंचायती राज कहा गया। कमेटी ने सजेस्ट किया कि एक 3 टियर स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हों, जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू लिंक्ड हों। विलेज पंचायत्स में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, जबकि पंचायत समितिज और जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। सारे प्लानिंग और डेवलपमेंट वर्क इन्हीं बॉडीज को दिया जाए, जहां पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रूप में काम करे और जिला परिषद एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में काम करे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिला परिषद का चेयरपर्सन बनाया जाए और इन बॉडीज को रियल पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिसोर्सेज ट्रांसफर की जाएं। साथ ही फ्यूचर में और पावर्स डिवॉल्व करने का सिस्टम भी हो। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जनवरी 1958 में इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन स्टेट्स को ये छूट दी कि वो लोकल नीड्स के हिसाब से अपने पैटर्न डिज़ाइन कर सकती हैं, बस बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए। राजस्थान पहला स्टेट था जिसने पंचायती राज सिस्टम 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी उसी साल अडॉप्ट किया। 1960s के मध्य तक मोस्ट स्टेट्स ने ये सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मॉडल्स, टियर्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टेन्योर, कॉम्पोजिशन, फाइनेंसेस और फंक्शंस में अलग अलग थे। जैसे राजस्थान ने 3 टियर सिस्टम यूज़ किया, तमिलनाडु ने 2 टियर और वेस्ट बंगाल ने 4 टियर। राजस्थान आंध्र प्रदेश पैटर्न में पंचायत समिति स्ट्रॉन्गर थी क्योंकि ब्लॉक प्लानिंग का यूनिट था, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पैटर्न में जिला परिषद स्ट्रॉन्गर थी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का यूनिट था। कुछ स्टेट्स ने न्याय पंचायत भी क्रिएट की जो माइनर सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करते थे। 1960 के बाद कई कमिटीज ने पंचायती राज के फंक्शनिंग को स्टडी किया। दिसंबर 1977 में जनता गवर्नमेंट ने अशोक मेहता कमेटी बनाई थी ताकि वीकनिंग सिस्टम को रिवाइव किया जा सके। अगस्त 1978 में इसने रेकमेंड किया कि 3 टियर सिस्टम को रिप्लेस करके 2 टियर सिस्टम बनाया जाए, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और मंडल पंचायत उसके नीचे, जिसमें हर मंडल में लगभग 15,000 से 20,000 लोग हों। इसने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट के नीचे डिसेंट्रलाइजेशन का की पॉइंट बनाने को कहा, जहां जिला परिषद एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसने रेकमेंड किया कि पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने दिया जाए, पंचायत को कंपलसरी टैक्सेशन पावर्स दी जाएं ताकि फंड्स रेज हो सकें और वल्नरेबल ग्रुप्स के स्पेंडिंग को चेक करने के लिए रेगुलर सोशल ऑडिट्स हों। इसने स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पंचायत को सुपरसीड करने के अगेंस्ट बोला और कहा कि अगर सुपरसीड हो भी जाएं तो इलेक्शन 6 मंथ्स के अंदर होने चाहिए। इसने रेकमेंड किया कि न्याय पंचायत को डेवलपमेंट बॉडी से सेपरेट रखा जाए और क्वालिफाइड जजेस इन्हें हेड करें। पंचायत इलेक्शन स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर द्वारा इलेक्शन कमिश्नर के साथ कंडक्ट किए जाएं। डेवलपमेंट स्टाफ जिला परिषद के अंडर काम करे, वॉलंटरी एजेंसीज पब्लिक सपोर्ट मोबिलाइज करें और एक स्टेट मिनिस्टर हो जो पंचायती राज को ओवरसी करे। इसने एससीज और एसटीज के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन रेकमेंड की और पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन देने की भी बात कही, लेकिन जनता गवर्नमेंट गिर गई और इन सजेशंस पर एक्शन नहीं हो सका। हालांकि कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने कुछ रिकमेंडेशंस अडॉप्ट करके अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन किया। 1985 में प्लानिंग कमीशन ने जीवी के राव कमेटी बनाई ताकि रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी अलिविएशन के एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स को रिव्यू किया जा सके। कमेटी ने पाया कि डेवलपमेंट वर्क ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो गया था और पंचायत से डिस्कनेक्टेड हो गया था, जिससे वो ग्रास विदाउट रूट्स बन गए थे। इसने कहा कि जिला परिषद को मेन इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्लान और मैनेज करे और पंचायत सभी लेवल्स पर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में मेजर रोल प्ले करे।
इसने कुछ स्टेट लेवल प्लानिंग फंक्शंस को डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट करने, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट करने और रेगुलर पंचायत इलेक्शंस करवाने की बात कही, क्योंकि कई स्टेट्स में इलेक्शंस ओवरड्यू थे। ये कमेटी पहले की दंटवाला और हनुमंथा राव कमेटी से अलग थी, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ज़्यादा पावर देने के फेवर में थी। जीवी के राव कमेटी ने कलेक्टर के डेवलपमेंट रोल को कम करके इलेक्टेड पंचायत्स को ये रोल देने की बात कही। 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एलएम सिंघवी कमेटी बनाई ताकि पंचायत्स को रिवाइटलाइज करने के तरीके सजेस्ट किए जा सकें। इसने रेकमेंड किया कि पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज, प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया जाए एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर के थ्रू, और फ्री, फेयर और रेगुलर इलेक्शंस गारंटी किए जाएं। इसने न्याय पंचायत्स बनाने की बात कही जो विलेजेस के क्लस्टर्स के लिए हों, विलेजेस को रीऑर्गेनाइज करने की बात कही ताकि ग्राम पंचायत ज़्यादा वायबल बन सकें, ग्राम सभास को एम्पावर करने की बात कही ताकि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस बन सके, पंचायत्स को ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने की बात कही और उनके इलेक्शंस और फंक्शनिंग से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए स्टेट जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बनाने की रेकमेंड की। 1988 में पार्लियामेंट्री सब कमेटी पीके थुंगुन के अंदर ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग स्टडी की। इसने रेकमेंड किया कि पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 टियर स्ट्रक्चर हो, जिला परिषद की प्लानिंग और डेवलपमेंट बॉडीज हो, उनकी टेन्योर 5 ईयर्स हो, सुपरसेशन सिर्फ 6 मंथ्स तक हो, जिला परिषद प्रेसिडेंट्स के साथ एक स्टेट लेवल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, पंचायत्स के सब्जेक्ट्स का एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट हो, सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्व की जाए इंक्लूडिंग फॉर विमेन, फंड डिवॉल्व गाइड करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन हो और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो। इसी टाइम पर कांग्रेस पार्टी ने वीएन गाडगिल कमेटी बनाई ताकि पंचायत्स को इफेक्टिव बनाने के तरीके ढूंढे जा सकें। इसने भी रेकमेंड किया कि पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, 3 टियर स्ट्रक्चर हो, 5 ईयर टर्म हो, सभी लेवल्स पर मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएं, एससीज, एसटीज और विमेन के लिए सीट्स रिजर्व की जाएं, पंचायत्स को सोशियो इकोनॉमिक प्लान्स प्रिपेयर और इम्प्लीमेंट करने का काम दिया जाए एक लिस्ट के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, उन्हें टैक्सेस लेवी और कलेक्ट करने का पावर दिया जाए और स्टेट फाइनेंस कमीशंस और स्टेट इलेक्शन कमीशंस एस्टैब्लिश किए जाए। इन्हीं रिकमेंडेशंस ने प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बेस बनाई। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जुलाई 1989 में 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ताकि पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जा सके और उन्हें स्ट्रेंथन किया जा सके। लोकसभा ने इसे अगस्त 1989 में पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया। अपोनेंट्स का कहना था कि ये फेडरल सिस्टम में पावर सेंट्रलाइज कर देगा। जब नवंबर 1989 में वीपी सिंह गवर्नमेंट पावर में आई तो उसने पंचायत्स को स्ट्रेंथन करने का प्रॉमिस किया। जून 1990 में वीपी सिंह ने चीफ मिनिस्टर्स का कॉन्फ्रेंस बुलाया जिसमें नए अमेंडमेंट बिल को सपोर्ट मिला और सितंबर 1990 में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन गवर्नमेंट गिर गई और बिल लैप्स हो गया। बाद में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इस मूव को रिवाइव किया, कंट्रोवर्शियल पार्ट्स टोन डाउन किए और सितंबर 1991 में एक और बिल इंट्रोड्यूस किया। ये बिल फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बना, जो 24 अप्रैल 1993 को एनफोर्स हुआ और पंचायती राज को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने इंडिया की डेमोक्रेटिक जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया क्योंकि इसने पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक जस्टिफाइबल हिस्सा बना दिया। इस एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट 9 ऐड किया गया जिसका टाइटल है द पंचायत्स, जिसमें आर्टिकल्स 243 से 243 ओ तक कवर किए गए हैं। साथ ही एक नई 11th शेड्यूल भी इंट्रोड्यूस की गई जिसमें 29 फंक्शनल एरियाज लिस्ट किए गए हैं जिन पर पंचायत्स काम कर सकती हैं, जैसे कि आर्टिकल 243 जी में मेंशन्ड है। इस तरह इस एक्ट ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40 को कॉन्क्रीट शेप दी, जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो विलेज पंचायत्स ऑर्गेनाइज करे और उन्हें पावर्स दे ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट्स की तरह काम कर सकें। इस अमेंडमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड हो गईं कि वो पंचायती राज सिस्टम को एक्ट के प्रोविजंस के मुताबिक एस्टैब्लिश करें। अब पंचायत्स बनाना या उनके इलेक्शंस कंडक्ट करना इंडिविजुअल स्टेट्स की मर्जी पर डिपेंड नहीं था। एक्ट में दोनों तरह के प्रोविजंस थे, कंपलसरी और वॉलंटरी। कंपलसरी प्रोविजंस सभी स्टेट्स को अपने पंचायती राज सिस्टम में इंक्लूड करने ही होते हैं, जबकि वॉलंटरी प्रोविजन स्टेट्स को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो अपने ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस के हिसाब से सिस्टम को अडैप्ट कर सकें। ये लैंडमार्क रिफॉर्म ने इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बदल दिया, जहां लोग डायरेक्टली ग्रास रूट्स लेवल पर डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं।
इस सिस्टम के बिल्कुल फाउंडेशन में ग्राम सभा होती है, जो बेसिकली एक असेंबली होती है सभी रजिस्टर्ड वोटर्स की, जो एक पंचायत एरिया के विलेज में रहते हैं। ये पंचायती राज सिस्टम का बेस होती है और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा दिए गए पावर्स एक्सरसाइज करती है। एक्ट ने पूरे देश में एक यूनिफॉर्म 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इंट्रोड्यूस किया, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत। लेकिन जिनके स्टेट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो इंटरमीडिएट लेवल को स्किप कर सकते हैं। तीनों लेवल्स के मेंबर्स को डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, जबकि इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत्स के चेयरपर्सन्स इनडायरेक्टली इन्हीं इलेक्टेड मेंबर्स में से इलेक्ट होते हैं। विलेज लेवल के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, इसका फैसला स्टेट लेजिस्लेचर करती है। सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड चेयरपर्सन्स और मेंबर्स को पंचायत मीटिंग्स में वोट देने का राइट होता है। इंक्लूसिविटी को इंश्योर करने के लिए एक्ट ने मैंडेट किया कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एससीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से हर लेवल पर पंचायत्स में। साथ ही कम से कम 1/3 टोटल सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी, जिसमें एससी एसटी विमेन भी इंक्लूड होती हैं, और कम से कम 1/3 चेयरपर्सन ऑफिसेज भी विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। एससीज और एसटीज के लिए ये रिजर्वेशन आर्टिकल 334 में दिए गए पीरियड के बाद खत्म होना था, जो 2020 में एक्सपायर होने वाला था। अरुणाचल प्रदेश में जहां कोई शेड्यूल्ड कास्ट्स पॉपुलेशन नहीं है, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। ये एक्सेप्शन 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से ऐड की गई थी। हर पंचायत का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर पंचायत डिसॉल्व होती है तो 6 महीने के अंदर इलेक्शंस करवाना जरूरी होता है। अगर रिमेनिंग टर्म 6 महीने से कम है तो फ्रेश इलेक्शंस की जरूरत नहीं होती और नई पंचायत सिर्फ अपने प्रेडिसेसर का रिमेनिंग टर्म ही कंप्लीट करती है, पूरे 5 साल का नहीं। एक्ट में एलिजिबिलिटी रूल्स भी दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के लिए डिस्क्वालिफाइड है या किसी स्टेट लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड है, तो वो पंचायत का मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन जो व्यक्ति 21 साल का है वो एलिजिबल है, चाहे वो 25 साल से कम का हो। डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सवालों का फैसला वो अथॉरिटी करती है जिसे स्टेट लेजिस्लेचर चूज करती है। पंचायत इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने और इलेक्शंस कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, जिसका हेड होता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस ऑफिसर को हाईकोर्ट जज जैसा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है और अपॉइंटमेंट के बाद उसके सर्विस कंडीशंस उसके अगेंस्ट चेंज नहीं किए जा सकते। स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत इलेक्शंस के बारे में और भी प्रोविजंस बना सकती है। पावर्स और फंक्शंस के मामले में एक्ट ने स्टेट लेजिस्लेचर्स को एम्पावर किया कि वो पंचायत्स को पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवॉल्व करें, ताकि वो सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर सकें। इसमें प्लान्स प्रिपेयर करना और स्कीम्स इंप्लीमेंट करना इंक्लूड है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस से रिलेटेड हैं, स्पेशली उन 29 सब्जेक्ट्स पर जो 11th शेड्यूल में लिस्टेड हैं। पंचायत्स को सपोर्ट करने के लिए स्टेट्स उन्हें ऑथराइज कर सकती हैं कि वो टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस, लेवी और कलेक्ट करें। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किए गए कुछ रेवेन्यूज असाइन करें। कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ग्रांट्स एंड एड दे सकती हैं और अपने फाइनेंसेस के लिए फंड्स क्रिएट कर सकती हैं। उनके फाइनेंशियल पोजीशन को असेस और इंप्रूव करने के लिए गवर्नर हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये बॉडी रेकमेंड करती है कि टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स, फीस के स्टेट और पंचायत के बीच में कैसे शेयर किए जाएं, कौन से टैक्सेस पंचायत को असाइन किए जाएं, उन्हें कितनी ग्रांट्स मिलनी चाहिए और कौन से स्टेप्स उनके फाइनेंसेस को स्ट्रांग बनाने के लिए जरूरी हैं। गवर्नर इन रिकमेंडेशंस को एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी रेकमेंड कर सकती है कि पंचायत्स के लिए स्टेट्स के रिसोर्सेज को कैसे सप्लीमेंट किया जाए, स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर। स्टेट लेजिस्लेचर ये भी डिसाइड कर सकती है कि पंचायत्स के अकाउंट्स कैसे मेंटेन और ऑडिट किए जाएंगे। पार्ट 9 के प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज में भी अप्लाई होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उन्हें मॉडिफाई या एक्सेप्शंस के साथ अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये एक्ट नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर अप्लाई नहीं होता और कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर भी नहीं, जैसे कि शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, मणिपुर के हिल एरियाज जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, और वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जहां दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है। पार्लियामेंट को पावर है कि वो पार्ट 9 को शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज में मॉडिफाई करके एक्सटेंड करे, और ये काम 1996 में पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पास करके किया गया, जिसे पीसा एक्ट कहते हैं। 73rd अमेंडमेंट के कमेंसमेंट के बाद सारे एग्जिस्टिंग स्टेट लॉज रिलेटिंग टू पंचायत 1 साल तक वैलिड रहे। स्टेट्स को अपने लॉज को नए सिस्टम के साथ अलाइन करना था इस पीरियड के अंदर। जो पंचायत एक्ट से पहले एग्जिस्ट करती थीं, वो अपने टर्म्स खत्म होने का कंटिन्यू रहीं जब तक उन्हें पहले डिसॉल्व नहीं किया गया। ज्यादा स्टेट्स ने 1993-94 में नए पंचायती राज एक्ट्स पास किए ताकि वो अमेंडमेंट के साथ कंप्लाई कर सकें।
एक्ट ने कोर्ट्स पर प्रोहिबिट किया है कि वो पंचायत इलेक्शंस में इंटरफियर करें। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी डीलिमिटेशन या सीट अलॉटमेंट से रिलेटेड किसी लॉ की वैलिडिटी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जा सकती और पंचायत इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन पिटीशंस के थ्रू चैलेंज किए जा सकते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा डिसाइड किए गए प्रोसेस के मुताबिक होंगे। फाइनली 11th शेड्यूल में जो 29 सब्जेक्ट्स लिस्टेड हैं वो पंचायत के फंक्शनल डोमेन में आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, लैंड इंप्रूवमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स, कल्वर्ट्स, ब्रिजेस, फेरीज, waterways, communication, rural electrification including electricity distribution, non-conventional energy sources, poverty alleviation programs, education including primary and secondary schools, technical and vocational education, adult and non-formal education, libraries, cultural activities, markets and fairs, health and sanitation including hospitals, primary health centers and dispensaries, family welfare, women and child development, social welfare including care of the handicapped and mentally retarded, weaker sections का welfare especially SCs and STs, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स और कम्युनिटी एसेट्स का मेंटेनेंस। ये सब्जेक्ट्स मिलकर वो पूरा स्कोप दिखाते हैं जो पंचायत को इंडिया के डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क में काम करने के लिए दिया गया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने जो पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, उसने पंचायती राज सिस्टम के लिए कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस ले डाउन किए। कंपलसरी प्रोविजंस वो होते हैं जो हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने ही पड़ते हैं, जबकि वॉलंटरी प्रोविजंस स्टेट्स की मर्जी पर छोड़े गए हैं। कंपलसरी प्रोविजंस में विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस में ग्राम सभास का ऑर्गेनाइजेशन और विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों लेवल्स पर पंचायत का एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड है। तीनों लेवल्स पर सभी सीट्स डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू फिल की जाएंगी, जबकि इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चेयरपर्सन्स इनडायरेक्टली चूज किए जाएंगे। चाहे चेयरपर्सन्स हों या मेंबर्स, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दोनों सभी को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करने के लिए मिनिमम एज 21 साल फिक्स है। एससीज और एसटीज के लिए तीनों लेवल्स पर सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, मेंबर्स और चेयरपर्सन्स दोनों के लिए, और 1/3 सीट्स विलेन के लिए रिजर्व्ड होती हैं। ये भी मेंबर्स और चेयरपर्सन्स दोनों पर अप्लाई होता है। हर पंचायत का फिक्स टेन्योर 5 साल का होता है और अगर पहले डिसॉल्व हो जाएं तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करना जरूरी है। हर स्टेट को अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ता है जो ये इलेक्शंस कंडक्ट करेगा, और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करके उसे स्ट्रेंथन किया जा सके। वॉलंटरी प्रोविजन स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को एडिशनल पावर्स दे सकें। स्टेट्स डिसाइड कर सकती हैं कि ग्राम सभा को कौन से पावर्स और फंक्शंस दिए जाएं, विलेज पंचायत के चेयरपर्सन को कैसे इलेक्ट किया जाए, और लोअर लेवल पंचायत के चेयरपर्सन्स और एमपीज एमएलएस को हायर लेवल्स पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती हैं, पंचायत को सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए पावर्स दे सकती हैं, 11th शेड्यूल के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस से जुड़े फंक्शंस डिवॉल्व कर सकती हैं, उन्हें टैक्सेस लेवी और कलेक्ट करने का अथॉरिटी दे सकती हैं, स्टेट कलेक्टेड टैक्सेस असाइन कर सकती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ग्रांट से नेट दे सकती हैं, और पंचायत के फाइनेंसेस के लिए डेडिकेटेड फंड्स क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन इनिशियली पार्ट 9 के ये प्रोविजंस 5th शेड्यूल एरियाज जो प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल होते हैं उन पर अप्लाई नहीं होते थे। इन एरियाज में पंचायती राज एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट ने 1996 में प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पास किया, जो पेसा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 2019 तक 10 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में 5th शेड्यूल एरियाज हैं, और सबने अपने पंचायती राज एक्ट्स को पेसा के मुताबिक अमेंड किया है। पेसा एक्ट का ऑब्जेक्टिव था शेड्यूल्ड एरियाज में पार्ट 9 के प्रोविजंस को मॉडिफाई करके एक्सटेंड करना, ट्राइबल कम्युनिटीज को सेल्फ रूल देना, ग्राम सभास को गवर्नेंस का सेंटर बनाना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंश्योर करना और ट्राइबल ट्रेडिशंस और कस्टम्स को प्रिजर्व करना, पंचायत को ट्राइबल नीड्स के मुताबिक एम्पावर करना, और हायर लेवल पंचायत को लोअर लेवल पंचायत और ग्राम सभास के पावर्स टेक ओवर करने से रोकना। पेसा के अंडर शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत के स्टेट लॉज को कस्टमरी लॉज और ट्रेडिशनल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के मुताबिक अलाइन करना जरूरी है। एक विलेज एक हैबिटेशंस या हैबिटेशंस का ग्रुप हो सकता है जो ट्रेडिशनली अपने अफेयर्स मैनेज करता है, और हर ऐसे विलेज में एक ग्राम सभा होनी चाहिए जो सभी रजिस्टर्ड वोटर्स से मिलकर बने। इन ग्राम सभास को ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चरल आइडेंटिटी, कम्युनिटी रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स को सेफगार्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। विलेज पंचायत कोई भी सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान इंप्लीमेंट करने से पहले ग्राम
सभा का अप्रूवल लेना जरूरी है और ग्राम सभा को पॉवर्टी अलिविएशन या अन्य प्रोग्राम्स के बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करने होते हैं। पंचायत को फंड्स की यूटिलाइजेशन के लिए ग्राम सभा से सर्टिफिकेशन लेना होता है। शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायत में सीट्स पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में रिजर्व की जाती हैं और हर लेवल पर कम से कम आधी सीट्स और सारे चेयरपर्सन पोस्ट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। अगर एसटी मेंबर्स अनरिप्रेजेंटेड हैं तो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है, लेकिन ये नॉमिनेशन टोटल इलेक्टेड मेंबर्स का 1/10 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ग्राम सभा या पंचायत को कंसल्ट करना जरूरी है लैंड एक्विजिशन या रीसेटलमेंट के केसेस में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं, और प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन को स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेट करना होता है। माइनर वाटर बॉडीज का मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट लेवल के पंचायत को दिया जाता है और माइनर मिनरल्स के लाइसेंस या लीज ग्रांट करने से पहले ग्राम सभा या पंचायत की रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के कंसेशंस ग्रांट करने से पहले भी उनका रिकमेंडेशन लेना जरूरी है। स्टेट लेजिस्लेचर को इंश्योर करना होगा कि ग्राम सभाज और पंचायत को पावर्स मिले प्रोहिबिशन इन्फोर्स करने या इंटॉक्सिकेंट्स रेगुलेट करने के लिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ओनरशिप, लैंड एलिनेशन रोकने और अनलॉफुली एलिनेटेड लैंड रिस्टोर करने का राइट, विलेज मार्केट्स मैनेज करना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया पैसा लेंडिंग कंट्रोल करना, सोशल सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस और ऑफिशियल्स को सुपरवाइज करना और लोकल प्लान्स और रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स। लॉ में यह भी इंश्योर करना होगा कि हायर लेवल पंचायत लोअर लेवल पंचायत से ग्राम सभास के पावर्स को टेक ओवर ना करें और जहां पॉसिबल हो 6 शेड्यूल के पैटर्न को फॉलो किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल अरेंजमेंट्स के लिए। पेसा के एनैक्टमेंट के 1 साल बाद कोई भी इनकंसिस्टेंट लॉ ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग पंचायत अपने टर्म के एंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक उन्हें डिसॉल्व ना किया जाए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल सिचुएशन एक परसिस्टेंट चैलेंज रही है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने नोट किया कि पार्ट 9 ज़्यादा स्ट्रक्चरल एम्पावरमेंट पर फोकस करता है, लेकिन पंचायत के रियल स्ट्रेंथ उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और एफिशिएंसी में होती है। पंचायत को फंड्स कई सोर्सेज से मिलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट के ग्रांट्स जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस यानी आर्टिकल 280 पर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का डेवोल्यूशन जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के एडवाइस यानी आर्टिकल 243I पर होता है, स्टेट से लोन्स और ग्रांट्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस के फंड्स और उनके खुद के इंटरनल रिसोर्सेज जो टैक्सेस और फीस के थ्रू आते हैं। लेकिन ज़्यादा स्टेट्स ने पंचायत की फिस्कल एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी नहीं दी है और उनके अपने रेवेन्यू सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स में भी पंचायत हेवीली गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंडेंट हैं। इंटरनल रिसोर्स जनरेशन वीक है क्योंकि टैक्स डोमेन छोटा है और पंचायत अक्सर रेवेन्यू कलेक्ट करने में हेजिटेंट होते हैं। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है जो मोस्टली टाइट ग्रांट्स होते हैं और पंचायत के पास स्पेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स खुद टाइट फिस्कल पोजीशन में होते हैं, इसलिए फंड्स डिवॉल्व करने में हेजिटेट करते हैं। 11 शेड्यूल के क्रूशल एरियाज जैसे प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, माइनर इरिगेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स खुद प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करते हैं और ज़्यादा खर्चा खुद उठाते हैं, इसलिए पंचायत के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है लेकिन रिसोर्सेज कम होते हैं। पंचायत की अपनी रिसोर्सेज रेस करने की एबिलिटी उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग के लिए क्रूशल है क्योंकि ये सिर्फ रिसोर्सेज नहीं देता बल्कि अकाउंटेबिलिटी और लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाता है। ग्राम पंचायत थोड़ी बेटर पोजीशन में होते हैं इंटरमीडिएट या डिस्ट्रिक्ट पंचायत के कंपैरिजन में क्योंकि उनके पास अपना टैक्स डोमेन होता है, जबकि अपर टीयर्स मोस्टली टोल्स, फीस और नॉन टैक्स रेवेन्यू पर डिपेंडेंट होते हैं। ज़्यादा टैक्सेशन पावर्स विलेज पंचायत को दी जाती हैं, जबकि इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के पास लिमिटेड पावर्स होते हैं, जैसे फेरी सर्विसेज, मार्केट्स, वाटर एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी सेस और कुछ छोटे मोटे सोर्सेज। विलेज पंचायत ऑक्ट्रॉय, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, लैंड सेस, व्हीकल टोल्स, एंटरटेनमेंट फीस, लाइसेंस फीस, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड टैक्स, कैटल रजिस्ट्रेशन फीस, सैनिटेशन एंड ड्रेनेज टैक्स, वाटर टैक्स, लाइटिंग टैक्स, एजुकेशन सेस और फेयर्स फेस्टिवल्स पर टैक्सेस और फीस लेवी कर सकते हैं। 73rd अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन के बावजूद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक्सपेक्टेड लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज का इनएडिक्वेट डेवोल्यूशन हुआ है और स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन ज़्यादा स्टेट्स ने इंप्लीमेंट नहीं की या फाइनेंशियल वायबिलिटी इंश्योर नहीं की। कई जगह ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एक्सेसिव है जिसकी वजह से सरपंचेस को फंड्स और अप्रूवल्स के लिए ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो उनके इलेक्टेड लीडर रोल को अंडरमाइन करता है। फंड्स मोस्टली टाइट स्कीम्स के लिए होते हैं जो हर जगह के लोकल नीड्स सूट नहीं करते, जिसकी वजह से अनसूटेबल एक्टिविटीज या अंडर स्पेंडिंग होती है। गवर्नमेंट फंडिंग पर हैवी डिपेंडेंसी है और जब पंचायत अपने रिसोर्सेज रेज नहीं करते तो लोग सोशल ऑडिट्स डिमांड करने में उतने एक्टिव नहीं होते। ग्राम पंचायत के पास प्रॉपर्टी, बिजनेसेस, मार्केट्स, फेयर्स या सर्विसेज पर टैक्स लगाने की पावर होती है, लेकिन बहुत कम पंचायत ये पावर यूज करते हैं क्योंकि अपनी ही कम्युनिटी पर टैक्स लगाना पॉलिटिकली टफ होता है। ग्राम सभा जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग टूल बन सकती थी वो वीक रह गई हैं क्योंकि ज़्यादा स्टेट लॉज उनके पावर्स क्लियरली डिफाइन नहीं करते, ना ही प्रोसीजर्स या पेनल्टी स्पेसिफाई करते हैं।
हैं। पैरेलल बॉडी स्कीम्स को फास्ट इंप्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन वो भी करप्शन, पॉलिटिक्स और एलीट कैप्चर के सेम प्रॉब्लम्स फेस करती हैं और पंचायत को बाईपास करके उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर देती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक है। कई ग्राम पंचायत के पास फुल टाइम सेक्रेटरी या प्रॉपर ऑफिस बिल्डिंग तक नहीं होती है और प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए डेटा सिस्टम्स नहीं होते। बहुत से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सेमी लिटरेट या फिर उन्हें अपने रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रोसीजर्स का पता नहीं होता और रेगुलर ट्रेनिंग के बिना वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाते। डिस्ट्रिक्ट और इंटरमीडिएट लेवल्स पर कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ लगभग 1/5 यानी 1/5 ग्राम पंचायत के पास कंप्यूटर फैसिलिटी होती है, जो उनकी फंक्शनिंग को हैम्पर करती है।